Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and I welcome all of you in the platform of Pan Gravity channel. अभी जो मैं आपसे साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो है वाटरगेट स्कैंडल। वाटरगेट स्कैंडल की जो स्टोरी है उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया जाएगा कि वाटरगेट स्कैंडल है क्या। एक्सप्लेन करने से पहले इसमें दो तीन मेन चीज़ें मैं वो एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो स्कैंडल है ये रिलेटेड टू है स्पाइंग। स्पाइंग होता है जासूसी करना, सादा अल्फाज के अंदर अगर आप इसको कहें कि जासूसी करना किसी चीज़ की। अब क्या जासूसी की गई, किस तरह की गई, वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। अब इसके अंदर दूसरी चीज़ है कि ये यूएसए के अंदर होता है और इसमें उस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे प्रेज़िडेंट थे रिचर्ड निक्सन जो यूएसए के, वो इन्वॉल्व यानी कि स्पाइंग में इन्वॉल्व थे और इसकी डेट थी 17 जून 1972। ये इसके अंदर बेसिक चीज़ें यानी कि आपने ये ज़हन में रखना है कि यूएसए के अंदर ये हुआ और जो स्पाइंग जासूसी करवाई गई रिचर्ड निक्सन ने करवाई, किस तरह से करवाई, ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि वाटरगेट स्कैंडल आखिर था क्या। अब पहले तो हम ये कहते हैं कि इसको वाटरगेट स्कैंडल कहते क्यों हैं? वाटरगेट क्यों कहते हैं? वाटरगेट बेसिकली होता ये है कि वाटरगेट एक कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स क्या है? बिल्डिंग्स है। 6 बिल्डिंग्स हैं, उनका एक कम्प्लेक्स है, उसका नाम था वाटरगेट कम्प्लेक्स। अभी जो मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया स्पाइन का, इन 6 बिल्डिंग में से एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसकी अंदर ये एक्टिविटी होती है कि वहां पे बंदे जाते हैं, वहां पे वो स्पाइन करते हैं, जासूसी करते हैं। तो उसके बाद फिर ये आगे चलता है। तो वहां से ये चीज ली गई है और इस वजह से फिर क्या इसको कहा गया है? वाटरगेट स्कैंडल, यानी कि ये नाम इससे जो है इसको कनेक्ट किया गया है। वाटरगेट स्कैंडल बेसिकली स्टोरी है अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की। अमेरिका से बिलोंग करते थे और इनकी जो पार्टी थी वो रिपब्लिकन थी। रिचर्ड निक्सन अमेरिका का 37वां प्रेसिडेंट था और ये 1968 के इलेक्शन जीतने के बाद अमेरिका का 37वां प्रेसिडेंट बन जाता है। अब इसके बाद होता यह है कि आगे नेक्स्ट इलेक्शन होने होते हैं 1972 को, यानी कि 4 साल बाद इसके दोबारा से री इलेक्शन होने होते हैं। अब इन इलेक्शंस को लेकर जो रिचर्ड निक्सन काफी ज्यादा परेशान होते हैं और परेशान होने की कुछ वजूहत होती हैं कि जो अमेरिका का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था, यानी कि वहां की जो इन्वायरमेंट थी वो काफी अच्छी नहीं थी इनके लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, तो खास तौर पे जो मौजूदा गवर्नमेंट थी उसके लिए। और उसकी जो बेसिक रीजन थी वो ये 3 चीजें थी। इन 3 चीजों की वजह से जो अमेरिका की प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसके ऊपर काफी प्रेशर था। नंबर 1 रीजन थी वेटनम वार, कि वेटनम वार 1955 से लेकर 1975 तक चलती है। तो इसमें 1972 में इलेक्शन होने होते हैं और अमेरिका जो है वो वेटनम वार के अंदर काफी हद तक जो समझ लें कि इकोनॉमिकली भी लॉसेस कर रहा होता है, हार भी रहा होता है। तो इस वजह से भी लोग जो है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है रिचर्ड निक्सन की, उसको काफी क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। इससे पहले जॉन एफ कैंडी जो अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट थे उनकी असैसिनेशन होता है। इस वजह से भी जो इन्वायरमेंट अच्छी नहीं थी और इसके साथ 1968 के अंदर असैसिनेशन हो जाती है मार्टिन लूथर किंग की, जो कि जो अमेरिका के मिनिस्टर थे। अब इन 3 चीजों को लेकर जो अमेरिका की ओवरऑल इन्वायरमेंट थी वो क्या थी? वो कोई खास अच्छी नहीं थी और इसकी वजह से क्या था, रिचर्ड निक्सन के ऊपर काफी प्रेशर था। तो होता क्या है, हम 37th प्रेसिडेंट था, 1972 के इलेक्शन जो थे अब वो आने वाले थे। अब ये जो 1972 के इलेक्शन थे, रीजन मैंने बता दी, उसकी वजह से काफी प्रेशर था। तो जो कमेटी है फॉर द री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें काफी जो बंदे होते हैं जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं, इनके इन्वॉल्व मौजूद होते हैं, जो काफी ऑफिशियल्स, वो क्या चाह रहे होते हैं, रिचर्ड निक्सन को जिताना भी चाह रहे होते हैं। अब इस सारी इन्वायरमेंट को लेके तो ये जो रिचर्ड निक्सन के कुछ जो कह लें कि नजदीकी हैं, जो उसके मेंबर्स हैं पार्टी के, वो क्या करते हैं, एक वो कहते हैं कि कोई किया जाए, क्या किया जाए, तो उनके जहन में एक आती है स्पाइंग एक्टिविटी, कि ये काम करते हैं। अब स्पाइंग एक्टिविटी बेसिकली होती क्या है? स्पाइंग एक्टिविटी बेसिकली जो ऑपोजिट पार्टी है जिसको डेमोक्रेट कहते हैं, डेमोक्रेट आपको पता है अमेरिका के अंदर अभी 2 पार्टीज चलती हैं, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेट्स। अभी के जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के 46, जो बाइडेन जो हैं 46 प्रेसिडेंट, वो डेमोक्रेट्स के हैं। अब उस वक्त जो थे वो रिपब्लिकन के थे, रिचर्ड निक्सन। अब वो क्या करते हैं कि जो इनका ऑफिस है, डेमोक्रेट नेशनल कमेटी का जो ऑफिस है, जहां पर ये डेमोक्रेट पार्टी वाले बैठते हैं, सारे फैसले करते हैं कि किस तरह से किसको वोट देना है, क्या कहाँ कैसे वोट लेने हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, इलेक्शन किस तरह से लड़ने हैं। तो सारे मामला इस क्या किए जाते हैं, इस ऑफिस के अंदर तय किए जाते हैं। अब ये वहां पे स्पाइंग करवाते हैं। स्पाइंग बेसिकली क्या करवाते हैं, एक तो ये वहां से कुछ बंदों को भेजते हैं, तो वहां पे वो सेक्रेट डॉक्यूमेंट्स कुछ चोरी करके ले आते हैं। दूसरे वहां के जो ऑफिस के फोन्स होते हैं उनको टैप करने के लिए वहां पर कुछ डिवाइसेस लगा दी जाती हैं, ताकि ये जो
अपोजिट पार्टी वाले हैं, ये जो भी बातें करते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए, जो भी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, उनका हमें पता चलता जाए। अब बाई चांस होता क्या है, ये एक दफा जो बंदे जाते हैं, ये जाकर वहां पे फोन्स को लगा देते हैं, टैब का फोन डिवाइस से लगा देते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके ये आ जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता। अब जब ये वापस आ जाते हैं तो ये देखते क्या है कि जो डिवाइसेस लगाई गई थी वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही थी। जो डिवाइसेस फोन्स के साथ अटैच की थी ताकि उनकी जो है कॉल्स को सुना जा सके, टैप किया जा सके, तो वो क्या कर रही थी, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही थी। तो फिर क्या किया जाता है, दोबारा से ये 5 बंदे जो है ये वहां पे जाते हैं, 17 जून 1972 को दोबारा इस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं ताकि उन डिवाइसेस को सही तरीके से लगाया जा सके, उनकी करेक्शन की जा सके। लेकिन इस दफा अनलकीली वो क्या होते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, और ये 5 वो बंदे थे, 1 2 3 4 5, ये 5 बंदे जो है ये क्या हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। अब जब ये अरेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है स्टोरी कुछ इस तरह से बन जाती है कि जब ये अरेस्ट हो जाते हैं तो इनको रिचर्ड निक्सन के जो पार्टनर्स हैं, या रिचर्ड निक्सन है, वो क्या करता है, इनको काफी अच्छी खासी इनको अमाउंट भी दी जाती है कि आप लोगों ने अपना मुंह बंद रखना है। और साथ में रिचर्ड निक्सन जो है वो अगस्त में आकर क्या कर देता है, एक यानी कि कॉन्फ्रेंस करता है और एक्सप्लेन करता है कि जो भी शक कर रहे थे कि ये इनके साथ अटैच है, कि मैं इनके साथ अटैच नहीं हूँ, या अननोन पर्सनैलिटीज हैं, तो लोग क्या करते हैं, उन पे यकीन एतमाद करते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है, 1972 का जो इलेक्शन होता है वो रिचर्ड निक्सन क्या करता है, जीत जाता है। अब इलेक्शन रिचर्ड निक्सन जीत गया, और ये जो स्पाइंग एक्टिविटी होती है ये भी इसके ऊपर भी एक कवर पड़ जाता है कि इसके ऊपर कोई पता नहीं चलता। अब बेसिकली मैं आपको ये थोड़ा-सा यहाँ पे पहले ये अब आगे क्या स्टोरी बनती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको बता दूँ कि वाटरगेट स्कैंडल जो है बेसिकली इसको नाम इस वाटरगेट कॉम्प्लेक्स से दिया, जो भी मैंने बताया आपको ऑफिस डेमोक्रेट्स का था। अब ये बेसिकली एक वाशिंगटन डीसी के अंदर फोगी बॉटम जो है एरिया का नाम है, तकरीबन 10 एकड़ इसका रकबा है। वहां पर ये कॉम्प्लेक्स पूरे का पूरा इसका नाम है वाटरगेट कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर 6 बिल्डिंग्स आती हैं। उन 6 बिल्डिंग्स का जो है जैसे ये है 1 2 3 4 5 और 6। अब ये जो 6 बिल्डिंग्स हैं ये आप मैप से दे सकते हैं कि इनमें से ये वाली जो है ना ब्लैक कलर की, ये जो 6 नंबर पे मैं आपको ये वाली जो बता रहा हूँ, इसके अंदर स्पाइंग होती है। यहाँ पे जो अपोजिट पार्टी थी डेमोक्रेट्स की, वो उसका क्या होता है, ऑफिस होता है, इसके अंदर ये स्पाइंग एक्टिविटी होती है, और इस वजह से बाद में इस स्कैंडल को नाम दिया जाता है वाटरगेट स्कैंडल। वाटरगेट कॉम्प्लेक्स की वजह से इसको नाम दिया जाता है वाटरगेट स्कैंडल। और यहाँ पे एक और आपको चीज बता दूं कि पोटामेक जो रिवर है, ये वाला जो है ये पोटामेक रिवर है, जिसके किनारे पे ये मौजूद है। अब ये तो आपको पता चल गया कि इसको वाटरगेट स्कैंडल क्यों कहते हैं, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से कहते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे ये होता है कि जब ये रिचर्ड निक्सन जो है 1972 का इलेक्शन जीत जाता है, और क्योंकि स्पाइंग एक्टिविटी तो वही होती है, बंदे अरेस्ट हुए होते हैं, तो वो जो केस होता है वो देख रहे होते हैं एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उस चीज को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एफबीआई जो है उस केस को देख रही होती है, उस केस की इंक्वायरी कर रही होती है। और जब ये 1972 में इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा गवर्नमेंट में आता है, तो जो इसके कुछ मेंबर्स होते हैं इसकी पार्टी के, वो सीआईए को कहते हैं, सीआईए के साथ इंटरफेयर करते हैं कि सीआईए जो है वो एफबीआई के जो मामलात हैं उनमें उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर डाले कि इस जो केस के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको थोड़ा सा यानी कि मिसमैनेज किया जाए, यानी कि जो वो मेरिट के ऊपर काम कर रहे हैं वो मेरिट के ऊपर काम ना करें। अब जब ये काम होता है ना कि सीआईए के बंदों को कहा जाता है कि वो एफबीआई के जो कुछ ऑफिसर्स हैं उनको साथ वो डीलिंग करें इस चीज के बारे में कि केस को अच्छे तरीके से ना देखा जाए, तो उस वक्त जो है ये एक किस्म का आप कह लें कि एक नया सा चीज अजीब सा लगता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस चीज के बारे में क्यों यानी कि इतना कॉन्शियस है कि वो इस सीआईए के कुछ बंदों को एफबीआई के बंदों के ऊपर या ऑफिशियल्स के ऊपर प्रेशर डालने को कह रही है। तो दैट टाइम जो है ना ये थोड़ी कंफ्यूजन पैदा होती है। अब उस कंफ्यूजन का क्या होता है, उस वक्त फिर जो जर्नलिस्ट थे दो, एक का नाम था बॉब वुडवर्ड और एक का नाम था बेनस्ट्रिंग, ये दोनों जो जर्नलिस्ट हैं ये इस स्टोरी को दोबारा से ओपन करते हैं। ये जो स्पाइंग एक्टिविटी हुई थी इसको दोबारा से वो ओपन करते हैं और इसके ऊपर वो रिसर्च शुरू कर देते हैं कि ये आखिर है क्या और ये गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर कर रही है। गवर्नमेंट का इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, इसका मतलब है कि जो रिचर्ड निक्सन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, इसलिए तो वो कर रही है इसके साथ इंटरफेयर एफबीआई वालों के साथ, केस को सही तरीके से ना देखा जाए। अब इसमें एक और भी चीज होती है, यहाँ में एक इंसान ऑफिशियल है जिसका नाम, जिसको कोड नेम है डीप थ्रोट, यानी कि इसको डीप थ्रोट के नाम से जाता जाएगा, और इसका नाम है मार्क फेल्ड।
ये एफबीआई का डायरेक्ट एसोसिएट डायरेक्टर होता है, और ये जो है वहाँ पे एफबीआई के अंदर जो प्रेशर आ रहा होता है सीआईए की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, ये सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन है इन दो जर्नलिस्ट को प्रोवाइड करता है, और ये दो जर्नलिस्ट इसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। अब रिजल्टेंटली क्या निकलता है कि केस एक टर्न लेता है कि वैसे तो कोई प्रूफ नहीं होता है, लेकिन अमेरिका में इस तरह है कि जो व्हाइट हाउस है या जो इनका प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, वहां पर हर कॉल, जो प्रेसिडेंट की भी हर कॉल होती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसको उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो केस इस तरह से टर्न लेता है कि वहां जो जब ये चीजें सारी सामने आनी शुरू हो जाती हैं, तो इस जो ये जो केयर जो के अपना टेप्स थी, इनके बारे में जब केस चलना शुरू हो, क्योंकि इसकी जब इंक्वायरी शुरू हो जाती है तो रिचर्ड निक्सन के ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा डाउट होना शुरू हो जाता है और इंक्वायरी भी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जो है ये जो निक्सन को प्रूव करने के लिए कि निक्सन ही इस चीज के अंदर इन्वॉल्व है, तो ये एक रास्ता होता है कि जो व्हाइट हाउस की टेप्स हैं उनको लाया जाए और उनकी रिकॉर्डिंग सुनी जाए, ताकि पता चले कि जो निक्सन है उसकी किस किस से फोन पे बात होती रही है। तो उस वक्त फिर क्या होता है, क्योंकि उस वक्त केस तो शुरू हो चुका होता है, तो वहां पे एक और इंसिडेंट हो जाता है, सैटरडे नाइट मैस्कर 1972। इसमें कोई मैस्कर नहीं होता जिनकी किसी की जान नहीं जाती। इसमें बेसिकली होता यह है कि ये है आर्चबाल्ड कॉक्स, ये है एक लॉयर, इस तरह आप कह लें सरकारी वकील है ये, और ये अपोजिट है, यानी कि केस में जब रिचर्ड निक्सन के अगेंस्ट केस चल रहा होता है तो ये अपोजिट वकील होता है दूसरी साइड पे, और ये बार बार इस चीज पे प्रेशर डाल रहा होता है कि जो व्हाइट हाउस के अंदर टेप्स हैं उनको शामिल किया जाए, वहाँ के जो टेप्स हैं उनको कोर्ट के अंदर पेश किया जाए, ताकि उन वहां से इंक्वायरी शुरू की जाए प्रॉपरली। तो इसमें क्या होता है, जब निक्सन देखता है कि ये इस चीज के ऊपर बड़ा जोर डाला है, तो निक्सन इसको क्या करता है, इसको फायर कर देता है, यानी कि इसको नौकरी से, जॉब से इसको निकाल देता है। इसका जब ये इसको जॉब नौकरी से निकाला जाता है, तो जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये बेसिकली जस्टिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो जस्टिस डिपार्टमेंट के जो दूसरे लॉयर्स हैं या जो कामला है, वो क्या करता है, इस चीज को यानी कि लेकर वो प्रोटेस्ट शुरू कर देता है। और वो इस प्रोटेस्ट में वो भी काफी सारे जो लॉयर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो रिजाइन दे देते हैं, और इस वजह से इसको सैटरडे नाइट कहा जाता है। अब जब ये चीज होती है तो निक्सन के ऊपर और ज्यादा प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाता है। इस प्रेशर के अंदर आकर निक्सन जो इस चीज पे राजी हो जाता है कि ठीक है हम प्रोवाइड करते हैं जो टेप्स हैं। तो कुछ टेप्स जो है वो कोर्ट के अंदर क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जैसे ही कुछ टेप्स प्रोवाइड की जाती हैं, तो काफी हद तक निक्सन के बारे में प्रूफ मिलने शुरू हो जाते हैं कि निक्सन जो है वो कहाँ कहाँ बात करता रहा और किस किस तरह से चीजें, यानी कि चीजें खुलनी शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ कई जो और लोग हैं जो निक्सन के खिलाफ थे, वो भी निक्सन के अगेंस्ट गवाही देना शुरू कर देते हैं। तो एट द रिजल्ट फाइनली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका जो है 1974 के अंदर क्या करती है, ऑर्डर्स इशू करती है कि तमाम टेप्स, यानी कि जो भी रिकॉर्डिंग थी उस वक्त की सारी जो है वो कोर्ट में पेश की जाए। अब जब ये सारी रिकॉर्डिंग कोर्ट के अंदर पेश की जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फिर ऑब्जर्व किया जाता है कि जो निक्सन होगा वो गिल्टी ही होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जितनी भी उन्होंने बातें की थी वो सारी की सारी उसके अंदर जो वो इन्वॉल्व होगी। तो इससे आगे फिर निक्सन खुद ही इस चीज का फैसला कर लेता है कि ज़ाहिर है फाइनली ये जो डिसीजन है मेरे खिलाफ ही होगा। तो निक्सन क्या करता है, 9 अगस्त 1974 को रिजाइन दे देता है। और रिजाइन देने की वो अपनी चीज नहीं मानता कि मैंने स्पाइंग की थी या मैंने करवाई थी या मैं इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ। उसने सिर्फ ये कहा कि जिस तरह पॉलिटिशियंस कहते हैं कि मेरी वजह से क्या हो रहा है, कंट्री के हालात खराब हो रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं क्या है कि मुल्क के जो प्रोग्रेस है उसके आगे हर्डल बनूं, तो दैट्स वाई मैं लोगों की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए मैं रिजाइन देता हूँ। तो जैसे ये रिजाइन दे देता है, तो जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट होता है गेरल्ड फोर्ड, तो ये इसको क्या होता है, ये 38th प्रेसिडेंट मान जाता है अमेरिका को। जैसे ये प्रेसिडेंट बनता है उसके बाद ये क्या करता है, निक्सन को ऑफिशियल माफी दे देता है, यानी कि पार्डन कर देता है निक्सन का। तो ये थी इसकी पूरी स्टोरी कि निक्सन किस तरह से ये जो है निक्सन स्कैंडल चलता है निक्सन के खिलाफ। दो डॉट के प्रूफ मिल गए, हर चीज साबित होगी, लेकिन निक्सन ने आज तक जो है इस चीज को नहीं माना कि उसने स्पाइंग कराई थी, उसने ये एक्टिविटी की थी। इसके बाद जो है ये एक बुक भी लिखी जाती है, ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन। ये इसमें बॉब वुडवर्ड वही बंदे हैं जिन्होंने इसकी जर्नलिस्ट थे। तो ये बुक जो है ये निक्सन की उस पूरी जो है वाटरगेट स्कैंडल के ऊपर है। उसके बाद ये एक मूवी भी बनती है वाटरगेट स्कैंडल के ऊपर कि किस तरह से सारी एक्टिविटी होती है। और उसके बाद अगेन एक मूवी जो कि ड्रामे की फॉर्म में होती है, जिसमें इंटरव्यू लिया जाता है और इसमें सारा एक्सप्लेन किया जाता है कि जो वाटरगेट स्कैंडल था वो बेसिकली था क्या और किस तरह से ये
सारे मामले होते हैं और इस इंटरव्यू में ये कोशिश की जाती है कि जो निक्सन है वो इंटरव्यू दे रहा है और वो इस चीज को माने कि हाँ उसने ये काम करवाया है और वो लोगों से माफी मांगे इस चीज की, पर वो ऐसा करता नहीं है। तो ये जो था ये सारा जो है आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा कि वाटरगेट स्कैंडल बेसिकली है क्या और इसका ये किस तरह से इसकी स्टोरी चलती है और किस तरह से ये आगे बनता है। यहाँ पर मैं एक और आपको चीज बता दूं कि ये ओनली प्रेसिडेंट है अमेरिका का निक्सन रिचर्ड जिसने रिजाइन दिया है। और एक और प्लस पॉइंट जो मैं आपको अमेरिका की डेमोक्रेसी का यहाँ पे एक और बता दूं कि वो ये है कि 1788 से अगर आप काउंट करना शुरू करें अभी तक हर 4 साल बाद इलेक्शन वहां पे होते हैं। हर साल बाद विदाउट एनी आप गैप आप देखेंगे कि 1788 से लेकर हर 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं, सिचुएशन क्या है कैसी भी हो। और रिजल्टेंटली अभी जो है 46 प्रेसिडेंट चल रहा है जो कि 2020 के अंदर जो बाइडेन जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है। तो ये थी इस सारा रिचर्ड बैटलगेट स्कैंडल के बारे में। होप आपको इसकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर होगी। तो फ्यूचर लेक्चर के लिए आप हमसे कनेक्ट रहें थ्रू पेन ग्रेविटी जो है यूट्यूब चैनल, फॉलो करें हमारे पेज को और ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। और कोई सजेशन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।